सो हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आई जाएंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद लेसन हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत की जो कंडीशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की टर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किए 1917 के अंदर, देन फिर 1917 में 1918 के अंदर जो 3 सत्याग्रह किए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सत्याग्रह तक छोड़ दिया था टॉपिक और उसके आगे का टॉपिक आज अब रोल्ट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह चला, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी हमने पहले बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर जब हमारी क्लास चल रही थी तो हमने बात की थी कि गांधी जी का सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह गांधी जी ने किस तरह चलाए, गांधी जी पेशेंस के और नॉन वायलेंस को साथ लेकर चले थे। लेकिन तभी 1919 के अंदर देखो 18 तक गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट हमने देखा है कि गांधी जी ने कैसे चंपारण बिहार के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वो सारे मूवमेंट उन्होंने किस तरह किए, सत्याग्रह को किस तरह किया और वो उनमें सक्सेस भी हुए थे। लेकिन तभी रोल्ट एक्ट आया 1919 के अंदर। ये जो रोल्ट एक्ट था ये पास कर दिया गया इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसलिंग थी उन्होंने बहुत जल्दबाजी के अंदर जो इंडियन मेंबर्स थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर एक्टिव थे, उनको पकड़ने के लिए या कह सकते हैं कि उनको विदाउट रीज़न कि हाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो जिससे कि वे सामने मतलब आगे ना आ पाएँ, इस एक्टिविटी को रोकने के लिए जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया था। ये एक्ट क्या कहता था? ये एक्ट कहता था कि 2 साल की कैद की जाएगी, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा विदाउट वारंट। मतलब किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है या कोई भी कानूनी कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है, विदाउट वारंट ही उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब देखा जब ये रोल्ट एक्ट आया 1919 के अंदर, ये देखा तो उसके बाद गांधी जी का जो पेशेंस था वो ख़त्म हो गया कि नहीं अब और नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। गांधी जी वांटेड टू द नॉन वायलेंस सिविल डिसोबे अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ। ये जो अनजस्टिस हो रहा था इस लॉ के खिलाफ गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट मैं खड़ा करूं, एक ऐसा मतलब गांधी जी पूरे भारत को साथ लेकर चलना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हड़ताल की जाएगी, एक स्ट्राइक की जाएगी। 6 अप्रैल उन्होंने ये डेट फिक्स की। वो नॉन सिविल डिसोबे मूवमेंट चाहते थे कि हम सिविल डिसोबे मूवमेंट करेंगे, शांतिपूर्वक मतलब एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, डिसोबे करेंगे हम उन लोगों को। तो एक ऐसा वो चाहते थे मूवमेंट। लेकिन 6 अप्रैल 1919 को ऑब्जर्व टू द सत्याग्रह डे व्हेन द पीपल ऑल ओवर कंट्री ऑब्जर्व द फास्ट एंड द 1 सेकेंड। लेकिन 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व एज सत्याग्रह डे। तो उन्होंने 6 अप्रैल को सत्याग्रह डे फिक्स किया गया कि इस दिन हम पूरी कंट्री के अंदर एक स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या होगा कि ऑल ओवर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अब इस रोल्ट एक्ट को वापस ले लेगी। तो इसके लिए उन्होंने कई एरिया फिक्स किए गए कि भाई ठीक है यहाँ पर सत्याग्रह के स्ट्राइक की जाएगी कि अनशन लेकर बैठेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे। बहुत जल्दी गांधी जी ने ट्राई किया लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर इसके लिए गांधी जी ने इसके बाद तो ये जब सिस्टम गांधी जी ने किया तो गांधी जी के साथ साथ कई जो पॉलिटिकल वर्कर थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे, या कहें कि उस टाइम जो भारत 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था, गर्म दल और नरम दल,
तो उसके अंदर जो डिवाइड हो गया था, तो कई लीडर्स को विदाउट इस रोल्ट एक्ट के तहत जेल के अंदर बंद कर दिया गया। कई लीडर्स थे उनको बंद कर दिया गया, कहीं पर आने जाने की परमिशन नहीं दी गई, उनको खुद के एरिया के अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाता था। और गांधी जी को भी जो दिल्ली के अंदर आने में उनको बाउंडेड कर दिया गया कि गांधी जी वाज बेयर्ड फ्रॉम टू द कमिंग इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर वो गांधी जी नहीं आ सकते थे, क्योंकि दिल्ली उस टाइम जैसे अभी भी भारत के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है और अगर दिल्ली के अंदर वो एक्टिविटी हो रही है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल है। तो उस समय भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था इसके ऊपर। अगर कोई भी कंडीशन है वो दिल्ली के ऊपर आई तो सबसे पहले एक्टिविटी जो थी वो दिल्ली के अंदर ही हो रही थी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को दिल्ली के अंदर आने पर बैन कर दिया गया। और 10th of April पॉलिसी इन द अमृतसर फायर्ड ऑन द पीसफुल। देखो वहाँ पर 10th of April को अमृतसर के अंदर भी कहीं ना कहीं अटैक स्टार्ट हो गए, क्योंकि 13 of April अभी मैंने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर जलियांवाला बाग की। तो वहाँ पर जो जनरल डायर थे उन्होंने बेवजह ही लोगों को मार दिया था, क्योंकि वहाँ पर वैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग गैदर हुए थे। क्योंकि उस टाइम रोल्ट एक्ट के तहत ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा था ना, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू करने का क्या मतलब था कि भाई ठीक है, काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह के ऊपर, और अगर पुलिस को या गवर्नमेंट को कहीं भी ऐसा लगा कि ये हार्मफुल है लोगों का इकट्ठा होना, तो विदाउट किसी रीज़न वो उसके ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। बट जनरल डायर ने क्या किया, जो वैसाखी का त्यौहार अमृतसर के अंदर मनाया जा रहा था उसके ऊपर बेवजह ही वहाँ पर शूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 10th of April द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग विस्पर्ड अटैक ऑन द बैंक। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो रखा था जलियांवाला बाग के अंदर। जलियांवाला बाग की लोकेशन कुछ इस तरह की थी कि अंदर आने का जो रास्ता था वो कुछ इस तरह का था, जैसे अब ये बाग बना हुआ है तो उसका ये एक ही मेन गेट था, यहाँ से ही कोई आ सकता था या बाहर जा सकता था। तो जनरल डायर ने क्या किया कि इस पूरे गेट के ऊपर अपना सिस्टम, अपनी जो फोर्स थी उसको ले आए और उस गेट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो अंदर के लोग थे वो अंदर ही रहे और बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ जा सकता था। जनरल डायर एंटायर द एरिया ब्लॉक एंड द एग्जिट पॉइंट ओपन फायर टू द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। मतलब काफ़ी लोगों को जनरल डायर ने मार दिया बैसाखी के मेले के ऊपर। और रीज़न क्या दिया कि इस रीज़न से मारा गया क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट कर रहे थे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि गवर्नमेंट को उससे हार्म हो, गवर्नमेंट को नुकसान हो, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कुछ मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग उसमें थे, लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके अंदर क्या सिस्टम रहा था, वहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था और पंजाबी कम्युनिटी के अंदर बैसाखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक फेयर होता है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। तो उस टाइम भी वही सिस्टम चल रहा था और जनरल डायर ने ये उनके ऊपर अपने फोर्स को साथ लेकर गए और उनके ऊपर काफ़ी गोलियां चलाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे। और इतना ही नहीं, जनरल डायर्स ने और क्या किया कि वहाँ के जो लोग थे, जो उन्हें लगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर एक्टिव हैं, कुछ लोगों को पकड़कर रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड एंड क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब उनको गलियों के अंदर लेकर गए, उन्होंने कहा कि नाक रगड़ते हुए और क्रॉल करते हुए चलो, और जो साहब हैं उनके लाइक जो भी लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको सल्यूट करो। भारतीय हो आप तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर हमारे पैरों के अंदर आप झुको, इस तरह का कुछ वहाँ पर माहौल क्रिएट कर दिया था जनरल डायर ने। ये पूरा सिस्टम जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर बेसिकली जो मेनली थे वो थे जनरल डायर। जनरल डायर ने काफ़ी जलियांवाला बाग, आज भी हम जलियांवाला बाग अमृतसर जाएं तो जलियांवाला बाग को देखें तो वहाँ पर ये पूरा एनवायरनमेंट हमें मतलब जो हुआ था, वहाँ पर गोलियाँ चली थी, वहाँ पर जो एक वाल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है, उसके अंदर भी हमें दिखाई देगा ये सारा सिस्टम। आज भी वहाँ पर इनकी कुछ निशानियाँ, आपने कह सकते हैं कुछ रिमार्क आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि वास्तविकता में ये चीज़ हुई थी। और हालांकि इसके खिलाफ, हालांकि ये लेसन से रिलेट नहीं करता कि क्या हुआ जनरल डायर का,
बट बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, उसके बाद जनरल डायर के ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई गई कि हाँ मतलब क्या जनरल डायर ने सही किया या नहीं किया। अब कमेटी कौन बैठेगा, उस टाइम जो लीडर्स थे, उस टाइम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सारे के सारे कौन थे, गवर्नमेंट किनकी थी, ब्रिटिशर गवर्नमेंट थे। तो उन्हीं की एक कमेटी बिठाई गई। उनकी कमेटी के अंदर जनरल डायर को कहा गया कि भाई ठीक है, इनका कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि मार्शल लॉ लागू हुआ था तो लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। इस वजह से जनरल डायर ने जो भी किया वो सही किया। लेकिन कहाँ तक सही है वो हम भी जानते हैं, सभी को पता है। और जनरल डायर को इंडिया से ट्रांसफ़र करके पुनः इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था। ये कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ था। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उसके अंदर क्या था कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ। इसके अंदर जो जनरल डायर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। जनरल डायर ने उनके जलियांवाला बाग को ब्लॉक कर लिया था और उसका जो एग्जिट पॉइंट था उसके वहाँ से भी उसको भी ब्लॉक कर दिया था और फायर किया था, जिससे काफ़ी जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में जो वहाँ के लोग बचे थे उनको उनका नोज़ रब करवा कर उन्हें ग्राउंड के अंदर क्रॉल करवाया गया और स्ट्रीट्स के अंदर उन्हें गलियों में घुमाया गया, ताकि लोग देख के डर जाएं कि हमें अपने नेशनलिज़म और इनकी जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं उनको बाहर नहीं आने देना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमारे साथ गलत करेंगे। तो लोगों के मन के अंदर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम किया कि रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड एंड द क्राउल द स्ट्रीट्स एंड गो टू द सल्यूट दैट, कि मतलब लोगों को, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उन्हें आप सल्यूट करो। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत हुआ। तो हमने रोल्ट एक्ट का देखा कि रोल्ट एक्ट क्या था, कि एक ऐसा लॉ था जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो थी उसने जो इंडियंस थे उनके खिलाफ अप्लाई किया था और कहा था कि 2 साल के लिए विदाउट किसी वारंट के वो उनको कहीं भी जेल में डाल सकते हैं। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 के अंदर एक सत्याग्रह करने का सोचा कि अगर पूरी कंट्री के अंदर इस सत्याग्रह को बड़े लार्ज स्केल के ऊपर अगर किया जाए तो शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और उल्टा ही क्या हुआ कि उससे रिलेट करते हुए मार्शल लॉ लागू हुआ और मार्शल लॉ लागू के अंतर्गत ये जलियांवाला बाग मैस्कर हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसकी वजह से काफ़ी लोग डर गए थे। इसके बाद एक मूवमेंट आया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मूवमेंट के बारे में बताया था, खिलाफत मूवमेंट। क्या था खिलाफत मूवमेंट? मैंने आपको बताया था कि जो खलीफा पद था उसको ख़त्म कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर जो मुस्लिम लोग थे, जिसकी वजह से जो मोहम्मदन थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो अभी खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि रोल्ट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन डिस्पेयर्ड मूवमेंट। ये जो रोल्ट एक्ट सत्याग्रह अपनाया गया, मतलब रोल्ट एक्ट को हटाने के लिए गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सहारा लिया, वो क्या मोस्टली सिटी इन द टाउन, कुछ शहरों और गाँव तक ही लिमिट में रहा। बट गांधी जी फेल्ट दैट, गांधी जी ने महसूस किया कि एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च किया जाए जो इतना ब्रॉड हो, इतना बड़ा हो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका इफेक्ट दिखाई दे। बट इस तरह के मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना इजी नहीं था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लाना इजी नहीं था। फिर गांधी जी ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड में चल रहा था, तो डिफीट टू द ओटोमन तुर्की, ओटोमन तुर्की जो मुस्लिमों के खलीफा थे, देयर वाज द रूमर्स ऑफ द हैज टू द treaty was going to the impose to the Ottoman Empire। जो ओटोमन एम्पायर था उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। और मोहम्मदन्स के कहीं ना कहीं ये जो ओटोमन एम्पायर था ये एक पावर थी, खलीफा, इस्लामिक वर्ल्ड की जो पावर थी जिसको उन्होंने खलीफा पद नाम दिया हुआ था, वो काफ़ी उनके लिए एक धार्मिक भावना आपने कह सकते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ था। द मुस्लिम ऑफ द इंडिया डिसाइडेड टू द फोर्स ब्रिटेन टू द चेंज टू द तुर्किश पॉलिसी। जो इंडिया के मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है, हम ये तुर्की पॉलिसी जो अपनाई गई है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको अपने अंडर कर लिया गया है, वो हमें वापस चाहिए, हम वो चीज़ नहीं सहन कर सकते। हमें अपना जो खलीफा पद है, जो हमारे खलीफा पोस्ट थी एक ना एक, जिसके द्वारा हमारा जो रिलीजन था वो जुड़ा हुआ था, हमें वो वापस चाहिए। एक खलीफा कमेटी फॉर्म्ड की गई अंडर द
ये देखो, एक खलीफा कमेटी फॉर्म्ड की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ द मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड द हर्षद मोहनी। इनके साथ एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के ये खलीफा कमेटी बनाई गई। अ यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर लाइक टू द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। मैंने आपको बताया था कि अली ब्रदर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो मुस्लिम लीडर्स, जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर थे लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड द शौकत अली वर डिस्कसिंग टू द महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया और कहा कि हमें एक मास एक्शन चाहिए, एक लार्ज स्केल के ऊपर हमने एक एक्शन लेना है, एक इतना बड़ा एक मूवमेंट हमें खड़ा करना है जिसके द्वारा ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं अपने घुटने टेक दे और कहीं ना कहीं हमारी बातों को मान ले और इंडिया को छोड़कर चली जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि इन फ्यूचर मुझे भी एक मूवमेंट इकट्ठा करना है, जैसे वो सिविल डिसोबे मूवमेंट की बात कर रहे थे। तो गांधी जी ने बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी मतलब ज़्यादा डिस्कशन के गांधी जी ने उन अली ब्रदर्स की बात मान ली और कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ खिलाफत मूवमेंट के अंदर साथ देने को तैयार हूँ। और गांधी जी ने उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, फिर ये खिलाफत मूवमेंट हुआ, गांधी जी ने उनका साथ दिया। लेकिन एक रिलेवन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने गांधी जी ने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया कहाँ से आया गांधी जी को। गांधी जी ने एक बात को अपने माइंड में लिया कि यहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर हैं उनके पास जो फोर्स है, उनके पास जो वर्कर्स हैं वो कौन है, वो सभी के सभी इंडियंस हैं। तो अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, हम उनकी हेल्प करना बंद कर दें, तब क्या होगा? जब हम उनकी हेल्प करना बंद कर देंगे तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो वापस अपने आप लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर की हेल्प कौन कर रहे हैं? इंडियंस ही कर रहे हैं। उनकी फोर्स के अंदर कौन है? इंडियंस हैं। उनका वर्क कौन कर रहा है? अपने बेसिकली टर्म में यूज़ करें तो उनके कपड़े कौन धो रहा है? इंडियंस। उनका खाना कौन बना रहा है? वहाँ के शेफ़ कौन है? इंडियंस हैं। तो सभी का सभी काम अगर इंडियंस कर रहे हैं, तो अगर इंडियंस ही उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो अपने आप ही जो ब्रिटिश एम्पायर है कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट लाने की सोची कि क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट लाया जाए, एक ऐसा सत्याग्रह के जरिए एक ऐसा मूवमेंट लाया जाए कि पूरी की पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जो बेस है, उसकी जो नींव है वो ही हिल जाए। तो उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया लेकर आए। अब लोगों ने पूछा कि नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, क्या रीज़न है कि नॉन कोऑपरेशन ही यूज़ किया जाए? तब गांधी जी ने ऑल ओवर सिटी के अंदर ये अली ब्रदर्स के साथ जाकर प्रत्येक क्योंकि उस टाइम जो मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट चलाया, चाहे इससे पहले सत्याग्रह किए या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे रिलेटेड भी गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किए वो कुछ ही एरिया के अंदर थे। तब गांधी जी ने सोचा कि अगर पूरी कंट्री को इकट्ठा करना है तो मुझे कुछ लोगों की और ज़रूरत होगी। तो जैसे ही खिलाफत मूवमेंट के अंतर्गत जो खलीफा कमेटी बनाई गई और ये जो बनाए गए अली ब्रदर्स आए गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और गांधी जी ने कहा कि अब क्योंकि ये यंग जनरेशन है, मेरे साथ अगर चलेंगे तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अली ब्रदर्स थे उनको अपने साथ लेकर गए और भारत की प्रत्येक सिटी के अंदर, इंडिया की पर सिटी के अंदर वो गए और नॉन कोऑपरेशन का उन्होंने बताया कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए इसका बेस बनाना पड़ेगा। आप जितने भी फॉरेन का सामान यूज़ करते हो सबसे पहले उनको जला दो। जितनी भी पिकेटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। पिकेटिंग से मतलब क्या है? मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामान आ रहा था जिन दुकानों के अंदर, उन दुकानों को बंद कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पोस्ट दी हुई थी, चाहे वो एडवोकेट की थी, चाहे वो टीचर की थी, चाहे कोई भी उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसको भी इंडियंस को ऑनर दिए गए थे, गांधी जी भी उनमें से एक थे। गांधी जी को भी ऑनर दिया गया था जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ब्रिटिशर का साथ दिया था और मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तब गांधी जी को भी काफ़ी ऑनर दिए गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये सारे के सारे ऑनर हम बैकआउट कर दें, सभी के सभी ऑनर हम वापस दे दें सभी को।
तो प्रत्येक इंडियन अगर इस तरह करेगा, गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक इंडियन अगर नॉन कोऑपरेशन दे इनको, मतलब सहयोग करना, कोऑपरेट करना बंद कर दे, तो अपने आप ही ये जो ब्रिटिश एम्पायर है कहीं ना कहीं अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी जी ने प्रत्येक शहर में जाकर होली जलाई, स्वदेशी की भावना दी कि भाई ठीक है, नेशनलिज्म किस तरह हम ला सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना किस तरह कि अपने देश को ही हमने सब कुछ मानना है, अपने देश के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उसको ही यूज़ करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो सबसे पहले जब भारत में आई थी तो यहाँ पर ट्रेड के ज़रिए ही आई थी, व्यापार करने ही आई थी यहाँ पर, और उनको यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट दिखा। यहाँ के लोगों को उन्होंने देखा कि काफ़ी प्रॉफिट देते हैं, यहाँ बाहर की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हम वहाँ का कपड़ा यूज़ करना बंद कर दें। अगर उनका बिजनेस ही डामाडोल हो जाएगा, अगर बिजनेस ही उनका इनबैलेंस हो जाएगा तो स्वतः ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तब गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग सबको समझाया कि हमें नॉन कोऑपरेशन क्यों करना है, हमें इनका सहयोग नहीं करना। अगर हम इस सहयोग करना बंद कर देंगे तो सारा का सारा जो ब्रिटिश एम्पायर है खुद ब खुद यहाँ से जाने को तैयार हो जाएगा। तो लोगों ने काफ़ी गांधी जी का सहयोग दिया। हर एरिया के अंदर कुछ लीडर्स खड़े हो गए गांधी जी का साथ देने के लिए। उसके अंदर हम लीडर्स के नाम देखते हैं, रामचंद्र आएंगे आगे, और भी काफ़ी लोग आए जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया, और गांधी जी के इस सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर गांधी जी का साथ देते हुए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने साथ वो लेकर चले।